वेलकम बैक नाजरीन। और बात मोहम्मद रज़ाउर रहमान साहब वहीं से शुरू करते हैं कि एंट्री टेस्ट जो होता है ये क्यों लिया जाता है। मेरा तो ख्याल ये है कि ये इसलिए लिया जाता है कि इनको पता होता है कि ये किस तरह से पास करके हैं। बूटी माफिया जो हमारे यहाँ है और जो हमारे यहाँ निज़ाम चल रहा है वो सारा आपको भी पता है, नाजरीन को भी पता है। देखिए मुनव्वर साहब, बात बड़ी सीधी सी है कि जब आप छोटे छोटे सेंटर्स बनाएंगे, कमरों के अंदर बच्चे पेपर दे रहे हैं, वहीं पे लोकल लोग आके पेपर ले रहे हैं, और आपको पता है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जागीरदार हैं, इनके बच्चे इस काबिल नहीं होते कि ये आगे बहुत अच्छी पोजीशन लें, लेकिन ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनका बच्चा डिग्री अच्छे नंबरों से ले। तो ये कोई ना कोई पता है, आपको पता कि ये चक्कर चलाते हैं और अल्टीमेटली बूटी माफिया सरगर्म होता है, सेंटर्स परचेज होते हैं, वहाँ पे नकलें होती हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर के पास से पेपर चेक होने के लिए आ गया, उसको नहीं पता कि इसने नकल करके लिखा है, ये इस बच्चे का अपना जहन इस्तेमाल हुआ है या इसने किसी का जहन इस्तेमाल किया, इसने किताब से देख के लिखा हुआ है। अब वो चीज आ गई, उसको चेक किया, नंबर मिल गए, अब वो नंबरों की एक डिग्री मिल गई। अब जिस वक्त एंटी टेस्ट होता है, अब इंग्लिश अपना MCAT और ECAT जो एंटी टेस्ट हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस के लिए, उसमें बच्चे को चारों के चारों सब्जेक्ट्स के एक ही वक्त में एक ही सिटिंग में तब के आंसर देना होते हैं और MCQs फिल होते हैं, उसको फिल करना पड़ता है, फिर वो कंप्यूटराइज्ड उसकी चेकिंग होती है। देखिए अगर ये समझते हैं कि हमारा वो वाला निजाम खिलाफ है, तो फिर बच्चे को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्यों रोला जाता है? बिल्कुल सही। फिर बच्चे को स्कूलों, फिर कॉलेजेस के अंदर इतनी ज्यादा गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है? फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस के निजाम को चेंज करते हुए उसको एंटी टेस्ट में ले जाए, फिर आप एक एक पेपर ले लें लेकिन एंटी टेस्ट में ले लें। ठीक है, अच्छा पहली बात। दूसरी बात यह है कि निजाम तालीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो देखिए हम इतने जैसे लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा 32 अरब रुपए का जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चल रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड, अवाम की सहूलियत के लिए और ये होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हम 32-30 अरब रुपए से एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकते कि 5-5, 10-10 करोड़ के हर तहसील लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर 5-5, 10-10 सेंटर हम बड़े बना दें कि जिनके अंदर 5-5, 10-10 हजार स्टूडेंट एक वक्त में एग्जाम दे, उसको प्रॉपरली मैनेज करें, उस सेंटर से बाहर किसी का एग्जाम ना हो। हम टोटली हमरा अलग नहीं रख सकते। पहले हम मैट्रिक के पेपर लेते हैं, फिर FSC लेते हैं, फिर BA BSc लेते हैं, फिर MA MSc लेते हैं, लॉ लेते हैं, MBBS लेते हैं, फिर उनकी सप्लीमेंट्री सारी आ जाती हैं तो क्या हम जब स्टूडेंट से फी एक चार्ज कर रहे हैं, तो क्या हम इतने बड़े बोर्ड्स हैं और सारा, तो क्या हम एग्जामिनेशन का जो अमला है उसको सेपरेट कर लें? फिर चेकिंग वालों को जब हम देखें, गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के टीचर हैं, जब वो प्रैक्टिकल लेने जाते हैं वो गवर्नमेंट की सैलरी भी लेते हैं, वो प्रैक्टिकल के पैसे भी लेते हैं, वो एम्प्लॉय स्कूल और कॉलेज के हैं, उधर से उनकी अटेंडेंस लग रही है कि जी ही इज ऑन बोर्ड ड्यूटी, जाके वो बोर्ड में पेपर चेक कर रहे हैं, वहां से भी वो पैसे ले रहे हैं। जब हम उनको पैसे ही दे रहे हैं तो क्यों ना हम उनको टीचिंग पे लगाएं और इनके लिए हम अमला और हायर करें। उसका क्या एडवांटेज होगा कि आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। जब आप टीचिंग वाले अमले को इनविजिलेशन से निकाल लेंगे, एग्जामिनेशन लेने से निकाल लेंगे, आप उस अमले को पेपर चेकिंग से निकाल लेंगे, टीचिंग के ऊपर फोर्स बढ़ जाएगा, अकेडमीज जो है वो डिस्करेज होंगी, ट्यूशन सेंटर्स डिस्करेज होंगे। इस मुल्क की जो किस्मत है कायदे आजम ने वो अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स के अंदर नहीं लिखी हुई, इस मुल्क की किस्मत जो है वो किसी और तरफ बिना है, हम उससे पीछे हटते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें आपकी बात से एक बात मुझे दिमाग में आई जी कि ये जो बाअसर लोग हैं ये सेंटर खरीद लेते हैं और इनके बच्चे जो हैं वो किताबें सामने रख के इम्तिहान पास कर लेते हैं और अच्छे नंबर ले लेते हैं, और फिर यही लोग इसी तरीकाकार पे अमल करते हुए, क्योंकि बाअसर होते हैं जी, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो इसी तरह से बगैर पढ़े या बहुत कम पढ़े आगे तक चले जाते हैं और फिर वही हम पे मुसल्लत हो जाते हैं। और जब वही इस निज़ाम के अंदर आके हम पे मुसल्लत हो जाते हैं, वही लोग डिसीजन मेकर हो जाते हैं, तो फिर तो ये बातें तो फिर वो नहीं ना सोचते जो आप कर रहे हैं। वो बात आपकी ठीक है। देखिए अब एक डॉक्टर है, वो ये कहता है कि मेरा क्लिनिक बहुत रनिंग है, मैं उसे 10 लाख इनकम कमा रहा हूँ, मेरा बेटा जिस तरह का भी है वो डॉक्टर बन जाए। अब उसको डॉक्टर बनाने के लिए पहले तो वो सेंटर में सपोर्ट करेगा, फिर उसके लिए वो प्रैक्टिकल्स के पीछे सपोर्ट करेगा, उसके बाद अगर एंटी टेस्ट में वो 60% भी नंबर लेता है, अब उसने अगर 10 लाख वो महीने का कमा रहा है, तो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस घर घर खोल दिए गए हैं, अब वो 6-7 लाख साल का देगा, 10 लाख दे देगा, वो 5-6 साल के अंदर अपने बच्चे को MBBS करवा लेगा। ठीक है, ये देखिए निजाम तालीम जो है, बात देखिए निजाम तालीम ही हमारा अब स्टार्ट कहां से होता है, ठीक है ना, वही जो उसकी इब्तदाई जो है वो गलत है। बिल्कुल, पहले और स्टेप बाय स्टेप करप्शन है। आप किसी भी आप हमारे तालीमी निजाम को शुरू से ले लें, प्राइमरी एजुकेशन से आप ले लें, ठीक है, और वहां से लेकर
आप पीएचडी लेवल तक आप चले जाएं, किसी भी जगह पर आपको करप्शन लेस या करप्शन से पाक एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलेगी। वो तो खैर किसी भी जगह नहीं मिलेगी, वो तो एजुकेशन बहरहाल पाक होनी चाहिए थी इस हवाले से, लेकिन वो भी पाक नहीं है। मैं सिर्फ क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, जी। तो ये निज़ाम तालीम के ऊपर बात तो घंटों की जा सकती है, महीनों की जा सकती है। जी। कौन सा निज़ाम बेहतर है आपकी नज़र में? देखें, निज़ाम दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि अरबाब इख्तियार सोच लें कि जनाब ठीक है कि अगर हमारा मैट्रिक इंटर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है तो फिर ठीक है ओए लेवल को एंटर कर लें, ठीक है, फिर बाहर जो कैम्ब्रिज है, डिक्सल बोर्ड वगैरह है, ऑक्सफोर्ड है, वो पेपर लेते हैं और उसी तरह निज़ाम तालीम पे सबको ले जाएं, हमारी डिग्रीज वहीं पे रिकॉग्नाइज हो जाए। वही लोग फिर वहां पे आके यहाँ पे आके सेंटर्स बनाए, वही करें, या तो फिर आप उनके हाथों में दे दें। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, आप मैट्रिक इंटर को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो फिर जो ए बी सी जी स्कूल प्राइवेट हैं और इस तरह ओए लेवल में जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन है, अवाम के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों? एक बच्चा जो है वो मैट्रिक इंटर की स्कूल जा रहा है, एक बच्चा ओ लेवल ए लेवल पढ़ रहा है, उसको सुपीरियर समझा जा रहा है, उसको नहीं समझा जा रहा। कौम में कौम के अंदर लोग सुपीरियर और इंफीरियर नहीं होते हैं। इस पाकिस्तानी है, वी आर ऑल इक्वल, हम सब सेम है। लेकिन ये चाहते नहीं ना कि हम सब इक्वल हो जाए, ये तो चाहते हैं कि ये तफरीक रहे। ये जो हमारे बड़े, ये जो बड़े हैं ना, ये हमारे ये बड़े चालाक हैं, ये नहीं चाहते कि हम एक हो जाएं। हम एक हो जाए तो जाहिर है सारे मसलों का हल निकल आएगा। अच्छा, इसमें एक बात जो आपने अभी फरमाई कि हम ये सिस्टम उनके हवाले कर दें, वो हमारा एग्जाम, तो हम खुद नहीं कर सकते? मतलब हम उन जैसा निजाम क्यों नहीं यहाँ पे कर सकते? हम इसी मैट्रिक और इंटर को क्यों नहीं बेहतर कर सकते? और अगर इससे हट के हमने उस पर जाना है तो हम अपना यहाँ पे क्यों नहीं एक सेटअप बिल्टअप कर सकते? मुनव्वर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम अपने सेटअप को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि बहुत बेहतर कर सकते हैं। हम उनसे भी कहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारी आर्मी माशाल्लाह इतनी अच्छी आर्मी है, वेल मैनेज्ड निज़ाम है, दुनिया की एक मानी हुई आर्मी में शामिल हो सकती है, तो क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरह का नहीं हो सकता? बात यह है कि जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर टैलेंटेड लोग नहीं आएंगे, हार्ड वर्किंग लोग नहीं आएंगे, मेहनती काम करने वाले लोग नहीं आएंगे। अच्छा, ये टैलेंटेड लोग किस तरह से आएंगे? टैलेंटेड लोग देखें जी, बड़ी सिंपल सी बात है। कोई भी माँ है, बाप है, वो कहता मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मैंने नहीं किसी को सुना जो कह रहा हो जी मेरा बेटा प्रोफेसर बने, या मेरा बेटा टीचर बने, या मेरी बेटी टीचर बने। अच्छा, मैं आपसे दिलचस्प शेयर करूंगा कि मैं एवरी ईयर अपने सेशन के खिताब में बच्चों से पूछता हूं कि जनाब हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे वांट टू बिकम अ टीचर और प्रोफेसर इन देयर फ्यूचर। तो आगे से मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। तो पिछले 6 साल के दौरान कोई 22 स्टूडेंट्स ने कहा जी कि हम टीचर बनना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है कि मैंने कोई मोर देन 5000 प्लस शायद स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा, और 22 स्टूडेंट्स ने ओनली ये कहा है कि हम टीचर बने। ये सूरत हाल, इस सूरत हाल में टैलेंटेड लोग किस तरह से आएंगे? लेकिन जब मैं जाके, क्या वजह क्या है, क्यों जब मैं क्लास में जाके पूछता हूँ हाँ भी बच्चा आप लोगों ने डॉक्टर कितने लोगों ने बनना है, तो सबके हाथ खड़े होते हैं। अच्छा, नहीं, क्या वजह क्या है, क्यों वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि मुआशरे का एक मुकाम है, जो मुकाम हमारे मुआशरे ने एक डॉक्टर को दे दिया, एक इंजीनियर को दे दिया, ठीक है, एक CSP ऑफिसर को दे दिया, एक पुलिस ऑफिसर को दे दिया, ठीक है, वो एक वकील को दे दिया, या एक जज को दे दिया, वो टीचर को नहीं मिल पाया। आप एक डॉक्टर हैं, आप बैंक में चेक निकलवाने जाते हैं तो मैनेजर से जाके मिलते हैं, मैनेजर आपको चाय पूछता है, बिठाता है। आप एक टीचर में क्यू में लग के आप चेक कैश करवा रहे हैं, व्हाट इज दिस? ठीक है, अब बात यह है कि हमने अभी हम बात कर रहे थे उसकी, एक तो ये कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसका रिस्पेक्ट होनी चाहिए। निजाम को चेंज करने के साथ साथ पहले तो टीचर रिस्पेक्ट आए कि जनाब ये टीचर है, उनके बाकायदा कार्ड इश्यू हो कि जनाब ये बैंक में जाएंगे तो प्राइवेट इनको मिलेगी, डॉक्टर इंजीनियर को नहीं मिलेगी, किसी और को नहीं, जज को नहीं मिलेगी, ठीक है, पहले इनको मिलेगी। आप अशफाक साहब जो है राइटर, वो लिखते हैं कि जब वो रोम में थे तो आपको वाकई का तो आपको पता है, ठीक है, कि जज कहना होगा कि टीचर इन द कोर्ट। नाज़रीन को वो सुना भी दें कि वो रोम में थे, अपना इशफाक अहमद साहब, अल्लाह ताला उन्हें गिरी के रहमत करे, तो वहां पर उनका चालान हो गया, और वो चालान छुड़वाने के लिए जब अदालत में पहुंचे तो अदालत ने जब उनसे पूछा कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं उस्ताद हूँ, तो वो जज साहब खड़े हो गए। तो ये मुकाम है वहां पर एक उस्ताद का, इसी की शायद आप बात कर रहे थे जी। तो वो मुकाम हम यहाँ पर उस्ताद को नहीं दे पाए। उस्ताद को नहीं दे पाएगा। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे लाहौर में यहाँ पे आए हुए 6 ईयर्स हुए हैं, बेसिकली आई बिलोंग टू फैसलाबाद। तो मैं 3 दफ़ा तो मेरा चालान हुआ है, और मैंने उनसे कहा भी है कि आई एम अ टीचर, आप प्लीज़ जाने दें, ठीक है, गलती हो जाती है बंदे से, ठीक है,
मैंने इसी चीज को देखने के लिए, हमारे एक डॉक्टर साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं और फॉर द लास्ट 19 ईयर्स वो यहाँ से यानी कि लाहौर में इसी एरिया में, अब उनसे मैंने पूछा, मैं डॉक्टर साहब कभी आपका चलान हुआ? कहने लगे नहीं यार, कई दफा सिग्नल भी तोड़ा, लेकिन मैं जब कहता हूँ डॉक्टर है वो जाने देते हैं। तो बात यह है कि हमने टीचर और डॉक्टर की रिस्पेक्ट को डिस्क्रिमिनेट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कह रहे थे आपके निजाम तालीम के अंदर अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग कहाँ से आएंगे? देखें, जब हमारी क्रीम निकल गई डॉक्टर्स बनने में, क्रीम आपकी निकल जाती है इंजीनियर्स बनने में, क्रीम आपकी निकल जाती है फार्मासिस्ट बनने में, क्रीम आपकी निकल जाती है एग्रीकल्चर में, क्रीम आपकी निकल जाती है उधर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, क्रीम आपकी निकल जाती है CSS PCS वगैरह में, ठीक है। अब आप ये बताएं कि वो जब ये तमाम शोबे आपके फिल हो जाते हैं तो टीचिंग की बारी बाद में आती है, और जिसे कोई काम कहीं से नहीं मिलता, कोई देखिए ना, कहीं पे नहीं रखता जिसको वो टीचर बन जाए। अब टीचर 3 तरह का होता है, एक होता है टीचर बाय बर्थ, एक होता है टीचर बाय चॉइस, एक होता है टीचर बाय चांस। बिल्कुल ठीक है। अब 90% मैं माजरत चाहूंगा कि अगर हमारे कोई टीचर्स डेफिनेटली ये प्रोग्राम सुनेंगे, अगर वो इस बात को माइंड ना करें, लेकिन ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट, तो हमारे मोर देन 90% मेरे ख्याल में दे आर टीचर बाय चांस। बाई चॉइस और बाई बर्थ जो टीचर सामने आएंगे, ठीक है, आप डॉक्टरी को चूज करते हो, यू चूज बाय चॉइस, आप इंजीनियरिंग को चूज करते हो, यू चूज बाय चॉइस। तो मोहम्मद रज़ा रहमान साहब, हमारे प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो गया है, नाजरीन, ये चूंकि इतना बड़ा मौजू है कि जिसके ऊपर जितनी ज्यादा बात की जाए उतनी कम है। बात फिर वहीं पे आती है कि जब तक टैलेंटेड लोग इस फील्ड के अंदर नहीं आएंगे, जब तक इस फील्ड के अंदर वो लोग नहीं आएंगे जो सिंसेरिटी के साथ इस मामलात के ऊपर सोचेंगे, तब तक इस एजुकेशन सिस्टम का जो इसका सिलसिला है वो इसी तरह से चलता रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि अरबाब इख्तियार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ, अपने साथ उन लोगों की आवाज़ को पहुँचाएँ कि जो इस बात के ऊपर संजीदा हैं, जो समझते हैं कि सिस्टम को चेंज होना चाहिए, तब्दील होना चाहिए। ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा इंशाल्लाह। इन प्रोग्राम्स के अंदर हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। अरबाब इख्तियार इस पे अगर कान धरें नहीं धरें, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी आवाज़ को उन तक पहुँचाते रहें। प्रोग्राम का वक्त चूँकि इख्तिताम को पहुँचा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।